जय हिंद दोस्तों, मैं रजत प्रजापति। देखो, आज हम सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज पढ़ने वाले हैं। क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, देखो आपको पता होना चाहिए, कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत आता है। तो आज हम बहुत अच्छे तरीके से, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से पूरा मतलब बढ़िया तरीके से साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह ये सारे टॉपिक जो है अर्थमेटिक एडवांस के सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करवाऊँगा। तो देखो, साधारण ब्याज क्या होता है, पहली बात तो कि जैसे मान लो आपसे आपके दोस्त ने 100 रुपये मांगे, ठीक है, और आपने बोला कि भाई मैं 10 रुपये 10% का ब्याज लूँगा तेरे से। तो 1 साल बाद अगर वो आपको लौटाएगा तो कितने रुपए लौटाएगा 10% के हिसाब से। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 रुपये होगा, है ना। तो 110 रुपये लौटाएगा। अगर वो 2 साल बाद देता है तो 20 रुपये एक्स्ट्रा देगा, यानी कि 120 रुपये लौटाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल एक ही रहता है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर बराबर है तो, ठीक है। अब इसमें क्या है ना, चूँकि जो ब्याज साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ भी हो, तो इसमें परसेंटेज का बहुत यूज होता है। तो देखो, परसेंटेज मैंने लिख रखा है यहाँ पे। देखो, बहुत ये याद करना पड़ेगा आपको अच्छे से, तभी आप इन सवालों को बहुत ही कम समय में कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा। देखो, लिखा हुआ है ऐसे ऐसे 1/2 है, 1/2, तो 50% लिखते हैं इसको। या फिर आपके पास 50% दिया होगा तो इसको तुरंत अपन 1/2 लिख सकते हैं। 33 सही 1/3% को 1/3 लिख सकते हैं। या हमारे पास 1/3 होगा तो 33 सही 1/3% लिख सकते हैं उसको। 25% को 1/4, 20% को 1/5, 16 सही 2/3% होता है, 1/6। ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे लिखे हुए, ठीक है ना। ये जैसे 1/10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ठीक है। और 1/11, 9 सही 1/11% की वैल्यू होती है, ऐसे ये होती है। 8 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है, 1/12 होती है। ऐसे ये लिखे हुए आपके पास, ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास 12.5% का पता है आपको, 1/8, ठीक है। मैं बोलूँ 37.5% का क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं करना, मैं बनाना भी सिखाऊंगा। जब सवाल करेंगे ना तो बीच बीच में जो सवाल आएंगे तो मैं बनाना सिखा दूंगा। जैसे कुछ ऐसी फ्रैक्शन आ जाती है जिसका हमको नहीं याद रहता, बहुत कठिन फ्रैक्शन आ जाती है, तो उसमें क्या है, मैं बनाना भी सिखाऊंगा तुरंत ही कि कैसे बनाते हैं हम। लेकिन हाल फिलहाल आप इतनी याद कर लो, ये आपके लिए बहुत सफिशियंट होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 12.5% है, मैं इसका 3 गुना करूँ तो आप बोलेंगे 37.5% हो जाएगा, ठीक है। अब 37.5% की 3 गुना किया है ना तो 3/8 हो जाएगी। यहाँ पे 1/8 है तो 3/8 हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारी, जैसे 1/40 है तो 2% होता है ना। तो 1/25 का 4% होता है, 1/25 लिखा होगा तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4%। या 4%, या फिर जो 1/4 है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 25%। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो भाई, अब मैं बताता हूँ कि साधारण ब्याज होता क्या है। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। देखो, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट हम कहीं नहीं बोलेंगे, हम शॉर्ट में इसको ऐसा ही बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो साधारण ब्याज वैसे तो आपने बचपन में पढ़ रखा है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। देखो, बेसिक से और बहुत हाई लेवल तक सवाल करेंगे हम, ऐसा नहीं। देखो, अभी आपको पता ही है कि कोरोना महामारी चल रही है, तो ऐसे में आप लोग कोचिंग नहीं जा पा रहे। वैसे तो सब लोग कोचिंग जाते ही है, लेकिन विश्वास बनाए रखिएगा, जितने भी मार्केट में बेस्ट से बेस्ट टीचर है वो सारी PDF मेरे पास है, और वो सारे अच्छे से अच्छे सवाल मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं है, देखो शुरुआत हम सरल सरल सवालों से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम सरल सरल सवाल करके आपको खुश कर दें, तो ऐसा नहीं है। बहुत कठिन कठिन सवाल भी, मतलब जो अच्छी लेवल के सवाल है जो एग्जाम में आते हैं बढ़िया, वो सारे सवाल मैं करवाऊंगा। तो देखते रहिएगा, ठीक है ना। स्टे ट्यून, बनी रही है हमारे साथ, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, आपको पता ही है। थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ कि साधारण ब्याज होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जो कि ऊपर लिखा हुआ है ऐसा ही, बराबर मूलधन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और दर को क्या बोलते हैं, रेट। और समय तो सबको पता ही है, टाइम, जो कि आजकल बहुत खराब चल रहा है, ठीक है ना, कोरोना महामारी के बीच में, बटे में 100, ठीक है। ये होता है आपका PRT, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं SI बराबर PRT/100, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे मान लो, मैं उदाहरण के लिए, जो ये फॉर्मूला है बचपन में आपने पढ़ा है, लेकिन जब हम कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो इस फॉर्मूले का ना के बराबर यूज करते हैं। बहुत रेयर केस में कहीं कहीं यूज करते हैं हम इन सवालों फॉर्मूला का। बाकी कंसेप्ट से बनाने की कोशिश करेंगे हर एक सवाल को, ठीक है ना। देखो भाई, ये नोट कर लिया होगा आपने।
अब देखो जैसे मैं बताऊं कि मान लो आपके पास मूलधन दे रखा है 100 रुपये, ठीक है 100 रुपये, और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, दर दे रखी है कितनी, मान लो 10% दे रखी है, ठीक है, और समय दे रखा है आपके पास 3 साल, 3 ईयर। तो आपसे पूछ रहा है कि वो ब्याज कितना मिलेगा। तो देखो भाई 100 रुपये पे, वैसे तो हम फॉर्मूला निकालेंगे कि ऐसा ही बराबर होता है PRT/100, यानी कि 100 गुणा में 10 गुणा में ये समय 3 बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 10 × 30 रुपये आपको ब्याज मिलेगा। यानी कि आपका मूलधन 100 रुपये था, 30 रुपये ब्याज मिल जाएगा, तो 130 रुपये आपका क्या बन जाएगा, मिश्रधन। मैं बता नहीं पाया, मिश्रधन होता है मूलधन में अगर ब्याज जोड़ देते हैं हम तो वो बनता है आपका मिश्रधन, ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में अमाउंट, ठीक है। तो 130 बन जाएगा आपका मिश्रधन, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे नहीं करना आपको, इस तरह से अगर करेंगे तो बचपन में करते थे, आपको करना कैसे है, जैसे ये सिंपल सा सवाल मैंने लिया है, तो देखो कैसे करेंगे इसको। आपको पता है कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मैंने बताया अभी, आपने देखा होगा कि 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10, बोलो। अब 1/10 है, ठीक है, तो 100 का 1/10 कितना होगा आपका, 100 का 1/10 होगा, 10 से भाग लगाएंगे तो 10 रुपये, यानी कि 1 साल में आपको मिलेगा 10 रुपये, और 3 साल में निकालना है तो 3 का गुणा कर देंगे तो 30 रुपये, बस खत्म। 100 में 30 जोड़ेंगे 130 रुपये आपका मिश्रधन निकल के आ जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बात समझ में आई, चलो ठीक है। देखो भाई मैं पहला सवाल पढ़ रहा हूँ। सवाल ये है कि 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर के साथ आपको ब्याज पर देना होगा। देखो भाई, तो 150 रुपये आपको ब्याज प्राप्त करना है, कितना करना है ब्याज, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करना है आपको। और आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है, रेट यानी कि R दे रखी है आपके पास 4%, ये पर एनम है, यानी कि वार्षिक है, पर एनम का मतलब होता है वार्षिक, ठीक है, वार्षिक दे रखी है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि वो 6 महीने के लिए कितना, 6 महीने के लिए पैसे दे रहा है। तो देखो भाई 6 महीने के लिए पैसे दे रहा है, ध्यान से सुनना कि 1 साल में कितनी दर हो रही है, 4%, ठीक है, यानी कि जो इंटरेस्ट होती है ना, मतलब रेट होती है, रेट क्या है, देखो सिंपल सा फॉर्मूला मैं बताता हूँ। 100 रुपये पे जो ब्याज मिलता है उसी को हम रेट कहते हैं, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। 100 रुपये पे जो ब्याज मिलता है उसी को क्या कहते हैं, रेट कहते हैं, 1 साल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें 6 महीने की बात कर रहा है, 1 साल में 4 रुपये मिलेगा, तो 100 रुपये पे 1 साल में कितने मिलेगा, 4 रुपये। लेकिन हमें तो क्या है 6 महीने के लिए निकालना है, तो 6 महीने में क्या हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी, यानी कि अब कितनी मिलेगी, 2, ठीक है। 100 रुपये पे 2 रुपये ब्याज मिलेगा, 2 रुपये। लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 150 रुपये ब्याज। जब 150 बनाना है तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा, 75 का गुणा करना पड़ेगा। जब इधर 75 का गुणा किया है तो इधर भी 75 का गुणा करना पड़ेगा, तो बस 75 दूनी 150 ब्याज बन जाएगा, और 7500 रुपये, यानी कि आपकी कितने रुपए होना चाहिए, 7500 रुपये होना चाहिए, तभी आपको 150 रुपये ब्याज मिलेगा, ठीक है भाई, बात समझ में आई। देखो भाई अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताएं, ठीक है। तो 3 साल में क्या हो रही है, 7/6 गुना हो रही है, वार्षिक दर बताना है। मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ये आपका 5 सही 5/9%, दूसरा ऑप्शन है आपका 6 सही 5/9%, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका 18%, और डी ऑप्शन है आपका 25%, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, ठीक है, कि 3 साल में 7/6 गुना हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपका मूलधन 6 है, प्रिंसिपल आपका मूलधन 6 है, तो ये कितनी हो रही है, 7 रुपये हो रही है, यानी कि जो अमाउंट है वो कितना बन रहा है आपका, 7 रुपये बन रहा है 3 साल में। कितने साल में, 3 साल में। अगर मैं, ये रेशियो है आपका 7/6, अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, ये 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 21। यानी कि यहाँ पे आपको ये बात पता चली कि भाई 3 साल में 3 रुपये ब्याज मिल गया आपको। 3 साल में कितने रुपये ब्याज मिल गया, देखो 18 से 21 कितना हो गया, 3 रुपये ही हो गया ना। तो 3 साल में 3 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में मिलेगा आपको 1 रुपये ब्याज। 3 साल में 3 रुपये, तो 1 साल में 1 रुपये। अब जो आपका परसेंटेज आपको रेट निकालनी है वो आपको हमेशा प्रिंसिपल पे निकालते हैं, मूलधन पे। तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना है आपका, 18 है मूलधन, बोलो 18 है ना, तो 1/18 और गुणा में 100% कर देंगे, तो बस इसको सॉल्व करेंगे, ये कितने से हो जाएगा, 5 2 9 18 और ये 50, तो बराबर 50/9, यानी कि 9 पंजे 45, 5 बच गया, तो
5 सही 5 बटा 9%, यानी कि ये ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है भाई। देखो भाई चलो अगला सवाल है आपका, अगला सवाल मैं पढ़ देता हूँ। सवाल ये कह रहा है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल कह रहा है आपका कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 रुपये का अंतर है। तो यह राशि बताना है, मतलब कितने रुपए जो दिए थे। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि किसी राशि पर 5% की दर से, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर आपका मूलधन P था, कितना था P। ठीक है, अब यहाँ से 3 साल की बात कर रहे हैं, कितना 3 साल की। ठीक है, और कर रहे हैं 4 साल की बात। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, तो पता ही है आपको 4 साल की बात कर रहे हैं, 3 साल और 4 साल की, तो ये 4 साल हो गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो तीसरी साल यहाँ पे जो ब्याज मिला है और यहाँ पे जो ब्याज मिला है, उनका जो डिफरेंस दे रखा है वो एक साल ही बचा आपका, 42 रुपये डिफरेंस दे रखा है। कितना दे रखा है? 42 रुपये डिफरेंस दे रखा है। अब देखो ध्यान से सुनना कि जब 42 रुपये डिफरेंस है तो एक तरीका तो ये है, मैं डायरेक्ट आपको पता है ऐसा ही दे रखा है। ऐसा ही बराबर क्या होता है? PRT/100। तो ऐसा ही मैं यहाँ पर रखता हूँ, कितना 42, P कितना है मूलधन पता नहीं है, हमको निकालना है, R पता है 5% दे रखी है सवाल में। समय कितना है और आपका देखो यहाँ पर एक साल के ही है ना ब्याज, तो 1/100, तो 5% 5/100 हो जाएगा। या फिर मैंने बताया था 5% को डायरेक्ट हम 1/20 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 वैसे भी काटेंगे तब भी 1/20 आ ही जाना है, तो इसे काट दिया मैंने 20। ठीक है, तो 20 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 840 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 840। क्लियर है? अब देखो एक तरीका तो ये है, 840 आपके मतलब मूलधन कितना आ गया आपका? 840 रुपये आ गया। ठीक है, एक तरीका यही हो गया आपका, ये आंसर हो गया। अगर मैं और बताऊं तो तुम्हें दूसरी तरीके से, कि मैंने बताया कि एक साल में देखो 5% ब्याज मिल रहा है। एक साल में कितना मिल रहा है बोलो? 5%। एक साल में मिल रहा है 5% ब्याज। तो आप बोलेंगे कि दो साल में कितना मिलेगा? 10%। 3 साल में कितना मिलेगा? 15%। और 4 साल में कितना मिलेगा? 20%। यानी कि 3 साल में यहाँ तक मिला के टोटल ब्याज मिला होगा कितना? 15%। और 4 साल में मिला होगा कितना? 20%। कितना मिला होगा? 20%। तो इनका डिफरेंस आप बताओ कितना है? 5%। ठीक है, 5% ही है। अब 5% जो ब्याज जो है 5%, उसी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी? 42 दे रखी है। कितनी दे रखी है 5% की वैल्यू? 42, 42। आपको निकालना है 100% की, तो 100 कैसे होगा? इसमें 20 का गुणा कर देते हैं, इधर भी कर देते हैं, 42 दूनी 84, तब भी कितना हो जाएगा आपको? 840 आंसर आ जाएगा। ये होते हैं आपके तरीके। देखो आपको आता तो है, लेकिन लंबे तरीके करने से कोई मतलब नहीं है, आपको ऐसे तरीके आना चाहिए, तभी पेपर में जो है सवाल जल्दी होते हैं। ठीक है ना, चलो नोट कर लो इसको। ठीक है भाई, नोट कर लिया। देखो भाई चलो अगला सवाल बताता हूँ मैं। अगला सवाल ये है आपका, सवाल ये रहा कि 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग, मतलब आपके पास जैसे 10,000 रुपये है, उसका कुछ भाग आपने 8% की ब्याज दर से दे दिया, और बाकी का जो भाग था वो 10% की दर से दे दिया, उधार दे दिया किसी को। तो यदि उसकी कुल औसत वार्षिक ब्याज दर, मतलब अगर ओवरऑल निकालेंगे तो 9.2% दे रखी है, तो दोनों भाग कितने कितने होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, टोटल देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे कितना है, 8 और 10। ठीक है, आपके पास टोटल है 10,000 रुपये। कितनी है? 10,000 रुपये है आपके पास। ठीक है, आपने कुछ हिस्सा, पता नहीं है कितना हिस्सा, मतलब फर्स्ट हिस्सा आपने दे दिया 8% की ब्याज दर पे, और सेकंड हिस्सा दे दिया आपने कितनी? 10% की ब्याज दर पे। ठीक है, और आपको जो ओवरऑल रेट परसेंट मिला है ना, वो कितना मिला है? 9.2% मिला है। देखो अगर इस तरह का कोई भी सवाल, ठीक है चलो मैं इधर देख नहीं रहा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके पास टोटल है 10,000 रुपये। ठीक है, कितनी है? 10,000 रुपये। आपने कुछ हिस्सा दे दिया 10,000 रुपये, कुछ हिस्सा दे दिया, पहला मतलब हिस्सा 8% की ब्याज दर पर, और दूसरा हिस्सा दे दिया आपने 10% की ब्याज दर पर, और आपको ओवरऑल हो रहा है 9.2%। ठीक है, 9.2% आपको ओवरऑल मतलब जो है दर मिल रही है, यानी कि इतने रुपए के हिसाब से 100 पर 9.2 रुपये मिल रहा है। अगर इस तरह का कोई सवाल आता है ना, तो देखो कैसे करना है, मैं बड़ा आसान तरीका बताता हूँ, एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मतलब कितने कितने रुपए दिए थे आपने पहले, मतलब 8% की दर पर कितने रुपए दिए थे, और 10% की दर पर कितने रुपए दिए थे, तो आपको बताना है। तो एलिगेशन मेथड सबसे बेस्ट होता है इस तरह के सवाल में। आपको बताऊं कि पहला हिस्सा देखो यहाँ पे दिख रहा है,
ठीक है, पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा मैंने ले लिया है। पहले हिस्से को आपने दिया है 8% की दर पर, दूसरे हिस्से को दिया है आपने 10% की दर पर, और ओवरऑल आपको 9.2% का मतलब जो रेट मिली है। तो देखो कुछ नहीं करना, आप क्या करते हैं एलिगेशन लगाने के लिए ऐसे ही, जैसे कि ये बड़ा है ये छोटा है, इसमें से इसको घटा दो तो कितना आ गया 1.2, बोलो आ गया कि नहीं आ गया, 9.2 में से 8 गया, और इसमें से इसको घटा दो, सॉरी इसमें से जो बड़ा होता है उसमें से घटा देते हैं, एक बार इसमें से और एक बार इसमें से, तो 10 में से 9.2 जाएगा तो कितना बचेगा 0.8। अब इसको काटा, 0 पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 8-12 बचे आपके, ठीक है, तो 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यानी कि जो आपका अमाउंट है वो 2:3 के उसमें है, ठीक है, आपने 2:3 के अनुपात में दिया है, यानी कि 8% का जो दिया है वो 2 के अनुपात में है और 10% पर 3 के अनुपात में है, तो 2 और 3 कितना हो गया 5, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे 5 की वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी 10,000, कितनी दे रखी है 10,000 रुपये। अब 10,000 रुपये दे रखी है और ठीक है, तो 5 की वैल्यू 10,000 रुपये दे रखी है, आपकी जो टोटल अमाउंट है वो 2 और 3 5 है, 5 की वैल्यू 10,000 दे रखी है, आपको निकालना है 2 की वैल्यू, तो 1 की कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5 का भाग लगा दो 2,000 रुपये, कितनी 2,000 रुपये, तो 2 की कितनी आ जाएगी 4,000 और 3 की 6,000, यानी कि जो आपने रुपए दिए हैं 8,500 तो नहीं हुए 6,000, आपने जो रुपए दिए हैं यानी कि 8% पर दिए 4,000 रुपये और 10% पर दिए 6,000 रुपये, तभी जाके आपको 9.2% का मतलब जो है टोटल ब्याज मिलेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आई। ये तरीका बेस्ट है, मतलब इसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड, सबसे अच्छा मेथड है मेरे हिसाब से इस तरह के सवालों को करने का, ठीक है। तो कुछ नहीं कीजिएगा, जब एलिगेशन में पढ़ाऊंगा ना तब एलिगेशन बहुत अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन चूंकि यहाँ पर समझा नहीं सकता ना पूरी चीज़ है, जब मिक्सर एलिगेशन पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा इस चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी चीज़ चलो नोट कर लो इसको, ठीक है भाई, हो गया नोट। देखो भाई चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है आपका